हेलो दोस्तों, मैं आपका गाइड, आपका दोस्त, और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज हम लाए हैं वही कुछ प्रश्नों की श्रृंखला है जो कि करंट अफेयर्स से संबंधित है। और यह जो क्वेश्चंस हैं ये आपके एग्ज़ाम के हिसाब से, एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो इनको ध्यान से सुनें, इनकी व्याख्या को ध्यान से पढ़ें। तो आइए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस की सीरीज़। इस सीरीज़ में 15 क्वेश्चंस हैं जिनमें हम आपको क्वेश्चंस के आंसर बताएंगे और साथ में हम बताएंगे उनके एक्सप्लेनेशंस को। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, उस दिन हमने 10 क्वेश्चन बताए थे, 10 क्वेश्चंस के आगे हम चल रहे हैं। तो ये आज का 11वां प्रश्न है। ठीक है, तो देखते हैं क्या है इसमें। तो प्रश्न 11 है कि कॉक्स 2020 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कि इसमें कॉक्स 2020 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह विश्व पर्यावरण वन्य जीवन पर एक प्रतिष्ठित ग्लोबल लीडरशिप समिट और फेस्टिवल है। ठीक है, दूसरा कथन है यह लंदन में आयोजित एक वार्षिक कार्यक्रम है। किसमें? लंदन में, ध्यान रखना है, एक वार्षिक कार्यक्रम है। तीसरा है कॉक्स पुरस्कार पर्यावरण पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा में सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम सरकारों को दिया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो सकता है, इसमें कौन सा कथन सही है? तो देखते हैं इसमें कौन सा कथन सही है। आपका ए सही है। ए सही है, मतलब इसका जो है कथन सही है आपका दूसरा कथन आपका सही है कि ये लंदन में आयोजित एक वार्षिक कार्यक्रम है। ठीक है, चलिए आगे इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, व्याख्या इसकी देखते हैं। तो माई गोव कोरोना हेल्प डेस्क को हाल ही में आयोजित कॉक्स 2020 में बेस्ट इनोवेशन फॉर कोविड-19 सोसाइटी और पीपल्स चॉइस कोविड-19 ओवरऑल विनर श्रेणियों के तहत 2 पुरस्कार दिए गए। कौन कौन से हैं? एक तो आपका बेस्ट इनोवेशन फॉर द कोविड-19 सोसाइटी और दूसरी है पीपल्स चॉइस कोविड-19 ओवरऑल विनर। 2 पुरस्कार दिए गए हैं, ध्यान रखना। ठीक है, और किसको दिए गए हैं? माईगोव कोरोना हेल्प डेस्क को। माईगोव कोरोना हेल्प डेस्क को 2 पुरस्कार दिए, बेस्ट इनोवेशन फॉर कोविड-19 सोसाइटी और पीपल्स चॉइस कोविड-19 ओवरऑल विनर। ठीक है, अब देखते हैं आगे कि पुरस्कार माईगोव जो है वो जियो हैप्टिक टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के तकनीकी भागीदार द्वारा जीते गए थे। जियो हैप्टिक टेक्नोलॉजी लिमिटेड के तकनीकी भागीदार द्वारा जीते गए थे। कॉक्स 2020 क्या है भाई, इसके बारे में देखते हैं क्या है ये। इसके बारे में जानते हैं कि यह एक प्रतिष्ठित ग्लोबल लीडरशिप समिट और फेस्टिवल ऑफ एआई एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी लंदन में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो फेस्टिवल भी है ऑफ एआई और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी लंदन में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। कॉक्स पुरस्कार को एआई में सर्वश्रेष्ठ और दुनिया भर में उभरती प्रौद्योगिकियों के लिए दिया जाता है। एआई में सर्वश्रेष्ठ और दुनिया भर में उभरती प्रौद्योगिकियों के लिए दिया जाता है क्या? कॉक्स पुरस्कार। ये ध्यान रखना। ठीक है, क्यों दिया जाता है? सर्वश्रेष्ठ जो दुनिया भर में उभरती हुई प्रौद्योगिकियाँ हैं उनके लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। एक कठोर मूल्यांकन के बाद भारतीय चैटबॉट माईगोव कोरोना हेल्प डेस्क, भारत का ही है, भारतीय चैटबॉट माईगोव कोरोना हेल्प डेस्क को सैकड़ों प्रतिष्ठियों के बीच चुना गया जिसने महामारी के दौरान समाज में क्या किया है? बदलाव लाया था। तो ध्यान ये भी रखना है। आगे देखते हैं कि माईगोव क्या है भाई। माईगोव के बारे में आप जानते हैं कि यह दुनिया का सबसे बड़ा नागरिक जुड़ाव मंच है। माईगोव दुनिया का सबसे बड़ा नागरिक जुड़ाव मंच है जो सरकार और नागरिक के बीच दो तरफा संचार की सुविधा प्रदान करता है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में भागीदारी प्रशासन की सुविधा प्रदान करता है। तो माईगोव क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा नागरिक जुड़ाव मंच है जो सरकार और नागरिक के बीच दो तरफा संचार की सुविधा प्रदान करता है और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में भागीदारी प्रशासन की सुविधा प्रदान करता है। आगे देखते हैं कोविड-19 माईगोव जियो हैप्टिक टेक्नोलॉजी लिमिटेड व्हाट्सएप टीम के खिलाफ लड़ाई में
एआई ने माईगोव कोरोना हेल्प डेस्क को सप्ताहांत सहित 5 दिनों के रिकॉर्ड समय में विकसित करने में क्या किया, इसने सहयोग किया है। ठीक है, तो ये जो खिलाफ की बात है, ये दो टीमें लड़ी होंगी आपस में, ये ध्यान रखना कि खिलाफ किसी के उसमें नहीं था। तो ये खिलाफ है कि एक दो टीमें एक दूसरे की प्रतिस्पर्धी होती हैं, प्रतिद्वंदी होती हैं, उस हिसाब से खिलाफ बोला गया है, ये ध्यान रखना है यहाँ। ठीक है, तो जियो हैप्टिक टेक्नोलॉजी लिमिटेड और व्हाट्सएप टीम दो थी प्रतिस्पर्धी इसमें। तो इसमें माईगोव कोरोना हेल्प डेस्क जो थी को सप्ताहांत सहित 5 दिनों के रिकॉर्ड समय में विकसित करने में सहयोग किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 12 है कि रणवीर सिंह समिति जो अक्सर हाल ही में समाचार में रही, खबरों में देखी गई थी, किस उद्देश्य के लिए गठित की गई थी? तो ये किस उद्देश्य के लिए गठित की गई थी? गैस मूल्य निर्धारण फार्मूले की समीक्षा करने के लिए, आपराधिक कानून में सुधार के उपायों को प्रस्ताव करने के लिए, बैंकों वित्तीय संस्थानों द्वारा अग्रिमों के पुनर्गठन पर मौजूदा विवेकपूर्ण दिशा निर्देशों की समीक्षा करने के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आंसर क्या है इसका? ए है, इसका आंसर है ए। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि रणवीर सिंह समिति जो हाल में चर्चा में रही है, वो आपराधिक कानून में सुधार के उपायों का प्रस्ताव करने के लिए चर्चा में रही। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं क्या है। गृह मंत्रालय ने हाल ही में आपराधिक कानून में सुधार के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की समिति का गठन किया था। तो ध्यान ये भी रखना, इस समिति का गठन किसने किया था? गृह मंत्रालय ने गठित किया है। ठीक है, इस समिति का जो रणवीर सिंह समिति है उसका गठन किया था गृह मंत्रालय ने, ये ध्यान रखना है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने गठित किया जिसको समिति, जिसमें कई प्रमुख कानूनी शिक्षाविद होते हैं जो सरकार के पास अपनी रिपोर्ट के लिए विशेषज्ञों के साथ परामर्श करने, सामग्री एकत्र करने के लिए ऑनलाइन राय एकत्रित करेगी। ये जो समिति है वो सरकार के पास अपनी रिपोर्ट जो देगी वो विशेषज्ञों के साथ परामर्श करेगी, फिर उसके बाद सामग्री जो है एकत्र करने के लिए वो ऑनलाइन राय एकत्रित करेगा। ठीक है, कमेटी में रणवीर सिंह कौन कौन थे ये ध्यान रखना है कि कौन कौन इस समिति में शामिल थे। इसमें शामिल थे रणवीर सिंह थे, चेयरपर्सन ये थे, वाइस चांसलर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे हैं रणवीर सिंह, दिल्ली NLU। GS वाजपेयी रहे हैं जो सदस्य हैं, संयोजक भी रहे हैं, रजिस्ट्रार हैं NLU दिल्ली। ठीक है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के चेयरपर्सन वाइस चांसलर रहे रणवीर सिंह, और GS वाजपेयी जो कि ये रजिस्ट्रार हैं, संयोजक सदस्य हैं NLU दिल्ली के। ठीक है, तो ये लोग इसमें इस समिति में शामिल रहे, और इस समिति का चुनाव किया था, समिति का गठन किसने किया था? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सभी चिकित्सा उपकरणों को ड्रग्स के रूप में अधिसूचित किया गया है और 1 अप्रैल 2020 से ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स अधिनियम 1940 और ड्रग्स मूल्य नियंत्रण आदेश 2013 के नियामक शासन में आया है। सभी चिकित्सा जो उपकरण हैं वो ड्रग्स के रूप में अधिसूचित किए गए हैं। यह 1 अप्रैल 2020 से ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स अधिनियम 1940 तथा ड्रग्स मूल्य नियंत्रण आदेश 2013 के नियामक शासन में आया है। तो पहला ये है। दूसरा देखते क्या है कि केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन CDSCO को फार्मास्यूटिकल उत्पादों की कीमतों के निर्धारण के लिए निर्धारण, संशोधन और ड्रग्स मूल्य नियंत्रण आदेश के प्रावधानों को लागू करने का काम सौंपा गया है। तो इसमें कौन सा कथन सही है ये देखते हैं। तो इसका कथन, इसमें पहला कथन सही है। ठीक है, तो पहला कथन क्या था? पहला कथन था सभी चिकित्सा उपकरणों को ड्रग्स के रूप में अधिसूचित किया गया और 1 अप्रैल 2020 से ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स अधिनियम 1940 और ड्रग्स मूल्य नियंत्रण आदेश 2013 के नियामक शासन में आया था। ठीक है, चलिए अब इसकी व्याख्या पढ़ते हैं क्या है। सभी चिकित्सा में सूचित किया गया और ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स अधिनियम 1940 ड्रग्स मूल्य नियंत्रण आदेश 2013 1 अप्रैल 2020 से नियामक शासन के अंतर्गत आया है। अब देखते क्या है। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण
NPPA क्या है? यह एक रूप में फार्मास्यूटिकल DOP रसायन उर्वरक मंत्रालय के विभाग के एक संलग्न कार्यालय के रूप में भारत संकल्प दिनांक 29वें अगस्त 1997 का गठन किया गया। दवाओं के मूल्य निर्धारण के लिए स्वतंत्र नियामक सस्ती कीमतें पर और दवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए। ठीक है, तो यह जो है फार्मास्यूटिकल DOP रसायन उर्वरक मंत्रालय के विभाग के एक संलग्न कार्यालय के रूप में इसका गठन किया गया था 1997 में। ठीक है, जिसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था दवाओं के मूल्य निर्धारण के लिए स्वतंत्र नियामक। उद्देश्य रहा है इसका क्या उद्देश्य है कि दवाओं के मूल्य निर्धारण के लिए स्वतंत्र नियामक सस्ती कीमतों पर उपलब्धता होनी चाहिए और दवाओं की पहुंच सुनिश्चित होनी चाहिए। ठीक है, इस उद्देश्य से इस विभाग का गठन किया गया था। नाम क्या था? राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण। ठीक है, तो डिपार्टमेंट कौन सा है आपका? फार्मास्यूटिकल रसायन उर्वरक मंत्रालय। ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं। प्राधिकरण जो है इंटेलिया को फार्मास्यूटिकल उत्पादों, बल्क ड्रग्स और फार्मुलेशन की कीमतों के निर्धारण, संशोधन, ड्रग्स कीमतों पर नियंत्रण के प्रावधानों को लागू करने और नियमित और डीकोट्रोलिक ड्रग्स की कीमतों के आदेश और निगरानी का काम सौंपा गया है। इसको किसको? प्राधिकरण को। कौन सा प्राधिकरण? राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण को। ठीक है, चलिए केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन क्या है? CDSCO क्या है भाई? अब CDSCO के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो यह क्या है? ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत है। सबसे पहली बात, CDSCO ड्रग्स की मंजूरी के लिए जिम्मेदार है। इसके तहत ड्रग्स कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत मंजूरी के लिए जिम्मेदार है। क्लिनिकल ट्रायल का संचालन करता है, ड्रग्स के लिए मानक निर्धारित करता है, देश में आयातित ड्रग्स की गुणवत्ता पर भी नियंत्रण रखता है, विशेषज्ञ प्रदान करके क्या करता है? राज्य ड्रग्स संगठनों की गतिविधियों का समन्वय भी करता है। कौन? केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन CDSCO ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के प्रवर्तन में एक रूपता लाने की दृष्टि से सलाह भी देता है। तो इसके बारे में भी हम जान गए क्या है कि यह ड्रग्स की मंजूरी के लिए जिम्मेदार है। ये क्लिनिकल ट्रायल का संचालन करता है, ड्रग्स के लिए मानक निर्धारित करता है, देश में आयातित ड्रग्स की गुणवत्ता पर भी नियंत्रण रखता है, विशेषज्ञ प्राप्त प्रदान करके राज्य ड्रग्स संगठनों की गतिविधियों का समन्वय भी करता है, साथ में ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के प्रवर्तन में भी एकरूपता लाने की दृष्टि से सलाह भी करता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। राज्य के नियामकों के साथ CDSCO रक्त उत्पादों, IV तरल पदार्थ, वैक्सीन, सेरा जैसे कुछ विशेष श्रेणी के लाइसेंस के अनुदान के लिए संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। ये भी चीज आपको ध्यान में रखनी है। आगे देखते हैं कि टुवर्ड्स एंड क्लीन एनर्जी इकोनॉमी रिपोर्ट किसके द्वारा हाल ही में जारी की गई? तो ये आपका नीति आयोग जारी किया है। नीति आयोग क्या है? नीति आयोग 1 जनवरी 2015 से लागू है। ठीक है, ये ध्यान रखना। और यह जो है आपके योजना आयोग का स्थान लिया है। इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी जरूर होनी चाहिए आप लोगों को। तो हम बात करते हैं तो नीति आयोग। तो टुवर्ड्स ए क्लीन एनर्जी इकोनॉमी रिपोर्ट किसके द्वारा हाल ही में जारी किया गया था? वो है नीति आयोग। अब नीति आयोग के बारे में जान जाएं कि हम कुछ कि नीति आयोग क्या है। तो नीति आयोग एक संविधानेतर संस्था है, संविधानेतर निकाय है, लेकिन मतलब संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। यह एक परामर्शदात्री संस्था है, परामर्शदात्री संस्था है ये। इसने किसका स्थान लिया? योजना आयोग का स्थान लिया है। ठीक है, अब इसका गठन, इसके गठन की घोषणा या इसका गठन, तो इसके गठन की घोषणा हुई है 13 अगस्त 2014। लागू कब से हुआ है? 1 जनवरी 2015 को 1 जनवरी 2015 से लागू है ये।
ठीक है। यह गैर संवैधानिक के साथ साथ क्या है, यह गैर संवैधानिक तो है, गैर संवैधानिक है क्योंकि संविधान में इसका वर्णन नहीं किया गया है, गैर संवैधानिक भी है, साथ में यह जो है गैर वैधानिक भी निकाय है, गैर संवैधानिक और गैर वैधानिक निकाय है। गैर वैधानिक भी है। गैर वैधानिक क्यों है? संसद के किसी अधिनियम द्वारा यह क्या है, अधिनियमित नहीं है, इसलिए यह गैर वैधानिक भी है। और गैर संवैधानिक इसलिए है क्योंकि यह इसका उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है। ठीक है। अब अध्यक्ष कौन? प्रधानमंत्री होते हैं, इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री जो भारत के होते हैं, वो पदेन होते हैं। ठीक है। उपाध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष जो होते हैं वो कोई कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त व्यक्ति होता है। ठीक है। जो उपाध्यक्ष इसका होता है वो केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के समान होता है, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के समान उसको दर्जा प्राप्त होता है। ध्यान रखना इस चीज़ को। ठीक है। एक चीज़ और ध्यान रखते हैं इस पे कि यह सहकारी संघवाद पर आधारित है, यह सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है, सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है, सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है। चलिए, अब इतना बहुत जान गए, इससे आगे अब बाकी बाद में बताएंगे। तो आप पॉलिटी जब पढ़ेंगे तो आपको उसमें बताया जाएगा। ठीक है। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या क्या है? नीति आयोग और रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट, नीति आयोग और रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट RMI ने क्या किया? टुवर्ड्स ए क्लीन एनर्जी इकोनॉमी पोस्ट कोविड-19 अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडियाज एनर्जी एंड मोबिलिटी सेक्टर रिपोर्ट जारी किया है। पूरी रिपोर्ट का नाम क्या है? टुवर्ड्स ए क्लीन एनर्जी इकोनॉमी पोस्ट कोविड-19 अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडियाज एनर्जी एंड मोबिलिटी सेक्टर रिपोर्ट। ठीक है। राष्ट्रीय रिपोर्ट में कोविड-19 के संदर्भ में स्वच्छ गतिशीलता, बिजली प्रणालियों के लिए भारत के संक्रमण के लिए उभरती चुनौतियों, अवसरों पर प्रकाश डाला गया है। ये ध्यान रखना है। दूसरा चीज़, यह प्रोत्साहन और रिकवरी प्रयासों की वकालत करता है, यह प्रोत्साहन भी कर रहा है और रिकवरी प्रयासों की वकालत भी करता है, जो भारत के लिए स्वच्छ, लचीला और कम से कम ऊर्जा भविष्य बनाने की दिशा में काम करते हैं। इन प्रयासों में इलेक्ट्रिक वाहन, ऊर्जा भंडारण, नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम शामिल हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? रिपोर्ट में नीति निर्माताओं और अन्य प्रमुख निर्णय लेने वालों के लिए रूपरेखा के रूप में 4 सिद्धांत दिए गए। तो 4 सिद्धांत इसमें दिए गए हैं। वो कौन कौन से? जो भारत में क्या करेंगे? स्वच्छ ऊर्जा भविष्य का समर्थन करने के लिए कार्यक्रमों पर विचार कर रहे हैं। क्या क्या है भाई 4 सिद्धांत? एक है कम से कम लागत वाली ऊर्जा समाधानों में निवेश करें। दूसरा, लचीला और सुरक्षित ऊर्जा प्रणालियों का समर्थन करें। तीसरा, दक्षता और प्रतिस्पर्धा को प्राथमिकता दें। चौथा आपका है सामाजिक और पर्यावरणीय इक्विटी को बढ़ावा देना। ठीक है। तो ये 4 सिद्धांत रहे। कम से कम लागत वाली ऊर्जा समाधानों में निवेश करें। हमने संसाधनों बोला था। कम से कम लागत वाली ऊर्जा समाधानों में निवेश करें, लचीला और सुरक्षित ऊर्जा प्रणालियों का समर्थन करें, दक्षता और प्रतिस्पर्धा को प्राथमिकता दें, साथ में सामाजिक पर्यावरणीय इक्विटी को बढ़ावा देना। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि 15वां है। इसमें है कि कोयल वेटलैंड कहाँ पे है? कोयल वेटलैंड कहाँ है? केरल में है। ठीक है। ये आप ध्यान रखें, कोयल वेटलैंड कहाँ है? केरल में। अब देखते हैं इसके बारे में क्या है। क्रोकोथीमिस सर्विला नाम है। स्कारलेट स्किमर एक अजीबोगरीब ड्रैगन फ्लाई है जो कोयल वेटलैंड के हक्कल क्षेत्र में पाई जाती है। कोयल वेटलैंड्स के
पुजहक्कल क्षेत्र में पाई जाती है। पुजहक्कल क्षेत्र है, ये ध्यान रखना है। कोयल वेटलैंड है, पुजहक्कल क्षेत्र है, स्कारलेट स्किमर नाम है, और ये है ड्रैगन फ्लाई है। ठीक है, स्कारलेट स्किमर क्या है, एक ड्रैगन फ्लाई है, कोयल वेटलैंड के पुजहक्कल क्षेत्र में पाई जाती है। यह एक विशिष्ट उपस्थिति थी क्योंकि पुरुष ड्रैगन फ्लाई जो है, नर ड्रैगन फ्लाई में आमतौर पर उनके शरीर के लगभग सभी हिस्सों में रक्त का लाल रंग होता है और मादा गहरे भूरे रंग के वक्ष और पैरों के साथ हल्के पीले रंग की होती है। ध्यान रखना है इस चीज़ को। ठीक है, आगे चलते हैं। कोयल वेटलैंड में स्पॉट किए गए क्या, व्यक्ति में पुरुष महिला बाहरी पात्रों का मिश्रण होता था जो लगभग पूरी तरह से महिला से लेकर लगभग समान रूप से विभाजित होता था। किसमें, कोयल वेटलैंड स्पॉट जो है। यह एक दुर्लभ जैविक घटना के कारण है जिसे ज्ञानेंद्रोमॉर्फिज्म के रूप में जाना जाता है। ठीक है ना, तो ये चीज ध्यान रखना। ज्ञानेंद्रोमॉर्फ्स क्या है, ज्ञानेंद्रो जो मोर्फ्स है वो दोनों पुरुष और महिला ऊतकों वाले चिमेरिक व्यक्ति हैं। चिमेरिक व्यक्ति नहीं, व्यक्ति मतलब उसी के बारे में बात हो रही, उसी जो जीव पाया गया है। ठीक है, तथा वैज्ञानिक समुदाय द्वारा एक आनुवंशिक विपथन के रूप में देखा जाता है। किसको, क्या नाम है, ज्ञानेंद्रोमॉर्फिज्म। ज्ञानेंद्रोमॉर्फ्स जो है वो पुरुष महिला ऊतकों के चिमेरिक होता है और वैज्ञानिक समुदाय द्वारा एक आनुवंशिक विपथन के रूप में देखा जाता है। यह बहुत दुर्लभ है, ये दुर्लभ प्रजाति है। दुनिया भर में हाल के साथ 7 परिवारों में केवल 30 व्यक्तियों को सूचित किया गया है। ठीक है, बाकी सब पता नहीं कहाँ है। अब कोयल वेटलैंड बारे में जान जाते हैं। कोयल वेटलैंड क्या है, यह केरल के त्रिशूर और मलप्पुरम जिले में है। त्रिशूर, केरल के त्रिशूर और मलप्पुरम जिले में है। रामसर साइट है ये। IBA मतलब पक्षी जैव विविधता क्षेत्र है ये। राज्य में चावल उत्पादन का 40% से अधिक हिस्सा यहीं से आता है। यह प्रवासी पक्षियों के लिए मध्य एशियाई फ्लाईवे में स्थित है। साथ में एक इसमें ये भी है, इसमें कुछ भूमिगत जल मछली प्रजातियों के लिए महत्वपूर्ण आवास भी है। यह कौन, कोयल वेटलैंड जो दक्षिण पश्चिमी घाट के लिए स्थानिक है। साथ में सोसाइटी फॉर ओडोनेट स्टडीज 2018 से कोयल वेटलैंड्स में ओडोनेट सर्वेक्षण कर रहा है। ठीक है, अब तक आर्द्रभूमि से ड्रैगन फ्लाई और डम फ्लाई की 37 प्रजातियों की सूचना मिली है। आर्द्रभूमि से ड्रैगन फ्लाई और डम फ्लाई की 37 प्रजातियों की सूचना मिली है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी। ठीक है, तो कहाँ है, केरल के त्रिशूर और मलप्पुरम जिले में स्थित है, जहाँ से केरल का 40% चावल उत्पादन किया जाता है। ये भी ध्यान रखना आपको। चलिए आगे चलते हैं। आपके एग्जाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, बता रहे हैं। ठीक है, बाकी टाइम पास करने कोई मतलब नहीं है। प्रश्न नंबर 16, करंट अकाउंट डेफिसिट के संबंध में बताना। किसी देश का चालू खाता वह धन है जो उसे प्राप्त होता है और माल तथा सेवाओं, निवेश और अन्य चीजों जैसे वेतन और पेंशन के लिए भुगतान करता है। पहला कथन है। दूसरा कथन क्या है कि यह विदेशों में तैनात घरेलू पूंजी से भुगतान में कारक है। तीसरा कथन है, एक चालू खाता घाटा हमेशा एक राष्ट्र की अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक होता है। ठीक है, तो इसमें कौन सा कथन सही है, देखिए कि किसी देश का चालू खाता वह धन है। चालू खाता तो जानते ही होंगे, चालू खाता वह धन जो उसे प्राप्त होता है और माल और सेवाओं, निवेश और अन्य चीज़ों जैसे वेतन पेंशन के लिए भुगतान करता है। तो ये कथन इसका सही है। दूसरा है, यह विदेशों में तैनात घरेलू पूंजी से भुगतान में कारक है। तो दूसरा कथन भी सही है। एक चालू खाता घाटा हमेशा ये जो शब्द आया है ये कुछ डाउट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आप थोड़ा सा लॉजिक लगाएं। हमेशा मतलब जैसे कि अगर किसी बात पे जोर दिया जाए तो आप वहाँ पे थोड़ा सा ज़रूर रुक के सोचें कि क्या यह ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ठीक है, इस बात पे थोड़ा ध्यान देने की जरूरत, उससे आपके क्वेश्चन की जो सही होने की प्रायिकता होगी वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो हमेशा पे थोड़ा सा हम गौर करेंगे तो हो सकता है कि क्वेश्चन आपका गलत होगा और ये स्टेटमेंट आपका गलत ही है बहरहाल। ठीक है, क्योंकि इसका ए आंसर सही है। ठीक है, चलिए इसके बारे में जान जाते हैं क्या है। भारत में 13 वर्षों में पहला तिमाही चालू खाता
अधिशेष रिकॉर्ड किया। 13 साल में पहली बार तिमाही चालू खाता अधिशेष रिकॉर्ड किया गया है भारत में। जनवरी और मार्च अवधि के लिए भारत ने $0.6 बिलियन का सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी का 0.1% दर्ज किया। ठीक है, पहला हो गया। आगे क्या है कि चालू खाता शेष में सुधार के प्रमुख कारणों में निम्न क्या है? व्यापार घाटा है। चालू खाता घाटा क्या दर्शाता है? चालू खाता दर्शाता है, घाटा दर्शाता है कि एक देश जितना निर्यात कर रहा उससे अधिक वो आयात करता है। ये आपको भी पता है, ये सिंपल चीज़ है। दूसरा, करंट अकाउंट डेफिसिट बैलेंस ऑफ ट्रेड से थोड़ा अलग होता है। करंट अकाउंट डेफिसिट और बैलेंस ऑफ ट्रेड में थोड़ा सा अंतर होता है, ये भी ध्यान रखना है। स्टेटमेंट में आ जाए तो आप इसको सही कर सकते हैं। ठीक है, आगे क्या है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड केवल वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात आयात पर आय और व्यय में अंतर को मापता है। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या करता है? वस्तु और सेवा है उसका आयात और निर्यात जो होगा उससे आय और व्यय में जो अंतर होता है उसको मापता है। लेकिन चालू खाता जो है विदेशों में तैनात घरेलू पूंजी से भुगतान का भी कारक माना जाता है। ठीक है, ये दोनों में करंट अकाउंट डेफिसिट बोला था, चालू खाता घाटा। ठीक है, बैलेंस ऑफ ट्रेड हमने बता दिया कि वस्तु और सेवा के जो आयात निर्यात से क्या होता है, आय व्यय में जो अंतर होता है उसको मापता है। लेकिन जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो क्या करता है? विदेशों में तैनात जो घरेलू पूंजी से भुगतान हो रहा है उसके भी कारक को मापता है। ठीक है, उदाहरण के लिए यूके में एक घर के मालिक के रूप में किराए की आय की गणना करंट अकाउंट में की जाती है। यूके में अगर कोई घर का मालिक है तो उसकी किराए की जो आय की गणना होगी वो करंट अकाउंट में की जाएगी, लेकिन बैलेंस ऑफ ट्रेड में नहीं की जाएगी। एक चालू खाता घाटा हमेशा एक राष्ट्र की अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक नहीं होता है। कभी कभी होता होगा लेकिन हमेशा नहीं होता है। वहाँ पे क्या बताया गया था कि हमेशा हानिकारक होता है। तो ध्यान रहे कि हमेशा, जब हमेशा जैसे कोई भी जोर देने वाला शब्द अगर यूज किया जाए तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत होती है, और आप सोचने के लिए रुकें, थोड़ा सा उसको सोचें कि ऐसा है कि नहीं है, क्योंकि वो स्टेटमेंट हो सकता है कि गलत हो जाए हो। ठीक है, बाहरी ऋण का उपयोग आकर्षक निवेशों को वित्त करने के लिए किया जा सकता है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिचेंस के संबंध में हमको बताना है। लिचेंस क्या है भाई? लिचेन लिचेन लिकेन लिचेन दो अलग अलग जीवों की साझेदारी है। दो अलग अलग जीवों की सहजीवी साझेदारी, एक कवक है और दूसरा है साइनोबैक्टीरियम। ठीक है, लिकेन जो है कवक और साइनोबैक्टीरियम जैसे जीवों की सहजीवी साझेदारी है। वे निवास स्थान और जलवायु परिवर्तन के प्रति क्या होते हैं? वे निवास स्थान और जलवायु परिवर्तन के प्रति अधिक संवेदनशील हैं और व्यापक रूप से जैव संकेतकों के रूप में उपयोग किए जाते हैं। तो दोनों बताना है, क्या बताना? सही नहीं है। तो इसमें बताना है क्या? सही नहीं। ये भी ध्यान रखना है कि ऐसे भी हो सकता है कि सही नहीं है, आप सही पढ़ के सही मार दें, लेकिन वो रहे सही नहीं है तो आपका क्वेश्चन क्या होगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, तो सही नहीं पूछा गया है, तो दोनों क्वेश्चन सही हैं। जो लिकेन होता है वो क्या होता है कि वो जो होता है दो अलग अलग जीवों की सहजीवी साझेदारी होती है, सही बात है। इसमें कवक और साइनोबैक्टीरियम होते हैं। ये निवास स्थान जलवायु परिवर्तन पर अधिक संवेदनशील भी होते हैं। निवास स्थान और जलवायु परिवर्तन के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं और व्यापक रूप से जैव संकेतक के रूप में उपयोग किए जाते हैं। लाइकेन का नाम सुने ना, लाइकेन नहीं है। ठीक है, तो दोनों कथन सही हैं। अब जो दोनों कथन सही हैं और सही नहीं है पूछा गया है, जब दोनों कथन सही है तो क्या हो जाएगा? इसमें हो सकता है इसमें डी हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों कथन सही हैं। तो अगर पूछा जाता कौन से कथन सही है तो इसका सी आंसर होता, क्योंकि पहला और दूसरा दोनों सही, लेकिन पूछा गया सही नहीं है तो डी सही होगा। मतलब इसका मतलब है कि दोनों ही कथन सही हैं। ठीक है, चलिए व्याख्या देखते हैं क्या है। उत्तराखंड वन विभाग कुमायूं में भारत का पहला लिचन पार्क है। उत्तराखंड वन विभाग कहाँ पे है? कुमाऊं में भारत का पहला लिचन पार्क विकसित किया गया। तो आपको ये भी ध्यान रखना, लिचन पार्क भारत का पहला लिचन पार्क कुमाऊं में है। एक लिचन एक एकल जीव नहीं है। एक लिचन जो होता है वो एकल जीव कोई नहीं होता है।
वह विभिन्न जीवों, एक फंगस, एक अलगे, साइनोबैक्टीरियम के बीच एक क्या है, सहजीवन है। पहला कथन यही था ना कि अलग अलग जीवों के क्या है, सहजीवी साझेदार होते हैं। साइनोबैक्टीरिया को कभी कभी ब्लू ग्रीन एल्गी शैवाल भी कहा जाता है। क्या है, ब्लू ग्रीन शैवाल, इसको बोलते हैं नील हरित शैवाल हिंदी में। ठीक है, नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल। राइटिंग नहीं, आपको ध्यान रखना है कि क्या लिखा गया है। ठीक है, नील हरित शैवाल। दूसरा कथन था कि निवास स्थान जलवायु परिवर्तन के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। व्यापक रूप से जैव संकेतक पर्यावरणीय संकेतक के रूप में उपयोग किए जाते हैं। ये चीज़ आपको पता भी होगी, एनवायरनमेंट में आप पढ़े भी होंगे इसको। तो दूसरा भी कथन यही था, तो दोनों कथन सही थे। ठीक है, वो क्या है कि हिमालय में प्रदूषण के स्तर के संकेतक हैं कौन, यही लिचेन। लिचेन जो है हिमालय में प्रदूषण के स्तर के संकेतक हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक्सेलरेट विज्ञान। विज्ञान के संबंध में बताना है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। एक्सेलरेट विज्ञान, एक्सेलरेट से क्या होता है, एक्सेलेटर, एक्सेलरेटर। ठीक है, तो एक वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की एक पहल है। एक वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहल है। तो अच्छा, सही नहीं पूछा गया है, तो इसका पहला कथन गलत है। यह देश भर में उच्च अंत वैज्ञानिक अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए अनुसंधान, इंटर्नशिप, क्षमता निर्माण कार्यक्रमों, कार्यशालाओं के लिए एकल मंच प्रदान करना है या करता है। तो पहला कथन इसका सही है कि गलत है, ये तो हमें भी नहीं पता, लेकिन देखते हैं। पहला कथन इसका गलत है क्योंकि सही नहीं है पूछा गया है, और ए ऑप्शन इसमें दे रहा है, तो पहला कथन गलत है, दूसरा इसका सही है। ठीक है, तो वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद की एक पहल यह नहीं है। इसको देखते हैं क्या है, आइए देखते हैं। हाल ही में SERB ने वैज्ञानिक अनुसंधान तंत्र को मजबूत करने के लिए विज्ञान योजना शुरू की है। किसने, SERB ने। ठीक है, विज्ञान इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड, विज्ञान इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड ने देश अनुसंधान, इंटर्नशिप, क्षमता निर्माण कार्यक्रम, कार्यशालाओं के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए इसे लॉन्च किया है। तो SERB ने ये काम किया है। ठीक है, यह एक उच्च अंत वैज्ञानिक अनुसंधान को प्रोत्साहित करने, वैज्ञानिक जनशक्ति तैयार करने के लिए एक अंतर मंत्रालयी योजना, ये ध्यान रखना, जो अनुसंधान, कैरियर और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की ओर ले जा सकती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। न्यूजीलैंड कभी कभी समाचारों में देखा जाता है। न्यूजीलैंड कभी कभी समाचारों में देखा जाता है। तो क्वेश्चन ये है कि यहाँ ये क्या है, यहाँ किसी महासागर के बारे में पूछा जा रहा होगा। तो इसमें कौन सा कथन है, न्यूजीलैंड आपका ये प्रशांत महासागर में है। और न्यूजीलैंड कहाँ है, न्यूजीलैंड आपको पता होना चाहिए कि ये आपके पड़ता है ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्वी कोने पे देखें तो वहाँ पे पड़ता है न्यूजीलैंड। ठीक है, और न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है, वेलिंगटन। न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है, राजधानी है वेलिंगटन। न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है, वेलिंगटन है। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं इसके बारे में क्या है, क्यों ये समाचारों में आया था, तो ये ध्यान रखना है। तो यह वैज्ञानिकों की टीम एक नए स्नानागार और टेक्टोनिक नक्शे बनाए हैं। किसने, न्यूजीलैंड में वैज्ञानिकों की टीम ने नया स्नानागार और टेक्टोनिक नक्शा बनाया है। इन्होंने नए मानचित्र में पृथ्वी के खोए हुए 8वें महाद्वीप, 8वां महाद्वीप कौन सा, जीलैंडिया के बारे में बात हो रही थी। आप 8वें महाद्वीप के बारे में सुने भी होंगे। यह महाद्वीप के आकार के बारे में विवरण प्रकट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा, न्यूजीलैंडिया की बात होगी, अभी देखते हैं। न्यूजीलैंड एक संकीर्ण माइक्रो कंटिनेंट है। न्यूजीलैंड एक संकीर्ण माइक्रो कंटिनेंट है, मतलब न्यूजीलैंड जो है पतले से क्षेत्र में होकर फैला हुआ है लंबाई में। ठीक है, ये ध्यान रखना, जो ज़्यादातर दक्षिण प्रशांत महासागर में डूबा हुआ है। दक्षिण प्रशांत महासागर का भाग है, और ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण
दक्षिण पूर्वी छोर पे हम देखेंगे तो वहाँ पे पड़ता है, थोड़ी दूरी पे है, ठीक है ना। चलिए, इसकी राजधानी क्या बताया था हमने, वेलिंगटन। अब देखो, न्यूजीलैंडिया ऑस्ट्रेलिया का लगभग आधा आकार है। न्यूजीलैंडिया जो है ऑस्ट्रेलिया का लगभग आधा आकार है ये, लेकिन इसका केवल 7% समुद्र के स्तर से ऊपर है बस, और इससे ज़्यादा नहीं है। यह एक माइक्रो कंटिनेंट लैंड मास है जो मुख्य महाद्वीप से टूट गया है, ठीक है ना, वही लंबाई में फैला हुआ संकीर्ण है। न्यूजीलैंडिया अंटार्कटिका से लगभग 100 मिलियन साल पहले टूटा था। किससे? अंटार्कटिका। अंटार्कटिका कहाँ है? दक्षिणी ध्रुव पे स्थित है, तो वह उससे वो 100 मिलियन साल पहले टूटा था, और 80 मिलियन साल पहले से टूटा। 100 मिलियन साल पहले अंटार्कटिका से अलग हुआ, और 80 मिलियन साल पहले जो है वो किससे अलग हुआ? ऑस्ट्रेलिया से अलग हुआ है। मतलब अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया का भाग है जीलैंडिया, ठीक है, ये ध्यान रखना। चलिए, पिनाका मिसाइल के बारे में बात करते हैं। पिनाका मिसाइल के बारे में बात करेंगे तो पिनाका मिसाइल के संबंध में हमें बताना है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो ये क्या है? आर्टिलरी मिसाइल है। ये आर्टिलरी मिसाइल सिस्टम है जिसे डीआरडीओ ने बनाया है। डीआरडीओ नहीं बनाया है, सही बात है। मिसाइल का नेविगेशन सिस्टम जो है वो भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम IRNSS द्वारा सहायता प्राप्त है। जो मिसाइल का नेविगेशन सिस्टम है वो भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम द्वारा सहायता प्राप्त है। इसका दोनों ही कथन सही है, ठीक है। चलिए, इसके बारे में जानते क्या है कि रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद DAC, ठीक है, DAC ने तीनों सेवाओं की युद्ध क्षमताओं को बढ़ाने के प्रस्तावों को मंजूरी दी है। किसने? रक्षा अधिग्रहण परिषद ने। रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद ने तीनों सेनाओं की युद्ध क्षमताओं, सेना है, सेवा नहीं है, ये क्या है? सेनाओं, तीनों सेनाओं, हाँ सेवा मत समझिए उसको, सेनाओं है। तीनों सेनाओं की युद्ध क्षमताओं को बढ़ाने के प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इन प्रस्तावों में सबसे प्रमुख क्या है? पिनाका और एस्ट्रा मिसाइल सिस्टम, वायुसेना के लिए अतिरिक्त लड़ाकू जेट इसमें शामिल है, ठीक है। पिनाका क्या है? एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्च है, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्च प्रणाली है जिसे डीआरडीओ ने बनाया है। मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्च प्रणाली है जिसे डीआरडीओ ने बनाया है, डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है। यह एक आर्टिलरी सिस्टम है जो उच्च परिशुद्धता के साथ 75 किलोमीटर की सीमा तक दुश्मन के इलाके में हमला कर सकता है। मतलब आर्टिलरी मिसाइल सिस्टम है, ये 75 किलोमीटर दुश्मन के इलाके में चला जाएगा, वहाँ हमला कर सकता है। मिसाइल का नेविगेशन जो सिस्टम है वो भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम IRNSS द्वारा सहायता प्राप्त है। दूसरा वाला कथन यही था, तो सही है, ठीक है। भारत स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा रिपोर्ट 2020 के संबंध में बताना है कि भारत द्वारा प्रस्तुत सतत विकास पर पहली स्वैच्छिक रिपोर्ट समीक्षा है। यह नीति आयोग, ऐसी रिपोर्ट्स जो हैं वो लगभग नीति आयोग जारी करता है, तो आपको ध्यान रखना होगा कि ऐसे में नीति आयोग का नाम अगर आए तो आप उसको सही मान सकते हैं, क्योंकि नीति आयोग ऐसी कुछ रिपोर्ट जारी करता है, ठीक है। ऐसे भी आप लॉजिक लगा सकते हैं कुछ, ठीक है ना। तो भारत स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा रिपोर्ट 2020 के संबंध में बताना था, तो भारत द्वारा प्रस्तुत सतत विकास पर पहले की बात कर दिए, तो ये हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा डाउट कर लें हम, पहली बात क्यों कर रहे हैं, ठीक है ना। नीति आयोग ऐसी रिपोर्ट जारी करता है, तो आप लॉजिक लगाएंगे नीति आयोग तो सही हो सकता है, तो पहले में हमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, ठीक है। तो बहरहाल दूसरा क्वेश्चन सही है, दूसरा स्टेटमेंट इसका सही है। आइए देखते हैं इसके बारे में। नीति आयोग ने क्या किया? हाल ही में भारत की ये पहली नहीं दूसरी स्वैच्छिक समीक्षा रिपोर्ट जारी की, जिसका नाम है डिकेड ऑफ एक्शन। नाम क्या है? दूसरी स्वैच्छिक समीक्षा रिपोर्ट है, दूसरी स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा रिपोर्ट है जिसका नाम है डिकेड ऑफ एक्शन। सतत विकास 2020 पर संयुक्त राष्ट्र के उच्च स्तरीय राजनीतिक फोरम HLDF में SDG डेवलपमेंट गोल्स को वैश्विक से स्थानीय स्तर पर लेना,
इसका मकसद है कि एसडीजी को वैश्विक से स्थानीय स्तर पर लाना। ठीक है, ये ध्यान रखना है। भारत ने अपने वीएनआर वही कि स्वैच्छिक राष्ट्रीय रिपोर्ट को बांग्लादेश, जॉर्जिया, केन्या, मोरक्को, नेपाल, नाइजर, नाइजीरिया, युगांडा जैसे अन्य दूसरे प्रस्तुतकर्ताओं के साथ प्रस्तुत किया है। भारत के साथ कौन कौन है? बांग्लादेश, जॉर्जिया, केन्या, मोरक्को, नेपाल, नाइजर, नाइजीरिया, युगांडा जैसे अन्य दूसरे प्रस्तुतकर्ताओं के साथ इन्होंने प्रस्तुत किया है। इसमें देखना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर संयुक्त राष्ट्र उच्च स्तरीय राजनीतिक फोरम में सदस्य राष्ट्रों द्वारा प्रस्तुत वीएनआर 2030 एजेंडा और एसडीजी की प्रगति कार्यान्वयन की समीक्षा का एक महत्वपूर्ण क्या है? ये घटक है। ठीक है, समीक्षा जो है स्वैच्छिक और राज्य के नेतृत्व वाली है। ये जो समीक्षा है वो क्या है? स्वैच्छिक और राज्य के नेतृत्व वाली, तो अपने आप, और दूसरे राज्यों के नेतृत्व वाली भी है। ठीक है, इनका उद्देश्य क्या है? अनुभवों को साझा करना, जिसमें सफलता, चुनौती और सीखे गए सबक इसमें क्या होंगे? शामिल किए जाएंगे। ठीक है, किसी देश के वीएनआर की तैयारी की प्रक्रिया विभिन्न प्रासंगिक हितधारकों की भागीदारी के माध्यम से साझेदारी के लिए एक मंच प्रदान करती है। नीति आयोग ने क्या किया? 2017 में पहला संस्करण जारी किया था। ये ध्यान रखना कि नीति आयोग ने 2017 में पहला संस्करण जारी किया और दूसरा जारी हुआ 2020 में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि 3 साल में रिपोर्ट जारी की जाती है। ठीक है, चलिए भारत वीएनआर 2020 के बारे में जानते हैं। भारत की वीएनआर जो है इस साल के मामले में एक बदलाव कार्य शुरू किया। क्या है कि इसमें पूरी की समाज, ठीक है, दृष्टिकोण क्या है? पत्र और आत्मा में। ठीक है ना? हाँ, नीति आयोग उपराष्ट्रीय स्थानीय सरकारों, नागरिक समाज संगठनों, स्थानीय समुदायों, कमजोर स्थितियों में लोगों और निजी क्षेत्र से जुड़ा हुआ है नीति आयोग। ठीक है ना? ये चीज आपको ध्यान रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र उच्च स्तरीय राजनीतिक मंच HLPF, अभी हम ऊपर पढ़े थे HLPF के बारे में, कथनों पर विचार करना। इसने स्थायी विकास आयोग की जगह ली, जो कि 93 से सालाना मिला था, मतलब 93 से ये शुरू हुआ था। इस दूसरा कथन है कि मंच जो है वैश्विक स्तर पर सतत विकास लक्ष्यों के लिए 2030 एजेंडा की अनुवर्ती समीक्षा में एक केंद्रीय भूमिका निभाता है। ये अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था। तो ये कथन सही है, दूसरा तो सही है। तीसरा क्या है? फोरम जो है आर्थिक सामाजिक परिषद के तत्वावधान में और हर 4 साल महासभा के तत्वावधान में क्या करता है? बैठक करता है। तो दूसरा कथन तो सही है इसका, पहला और तीसरा के बारे में कन्फ्यूजन है। ठीक है, तो अब इसमें कौन सा कथन सही क्या है? सही है। क्या है? स्थायी विकास आयोग की इसने जगह ली है। स्थायी विकास आयोग का गठन कब हुआ था? 1993 में। ठीक है, मंच वैश्विक 2030 एजेंडा की अनुवर्ती समीक्षा में वो केंद्रीय भूमिका निभाएगा। HLPF, ठीक है, फोरम क्या है? आर्थिक सामाजिक परिषद के तत्वावधान में हर 4 साल महासभा के तत्वावधान में बैठक करता है। ये भी सही है। तो तीनों कथन सही हैं। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। वही ऊपर हमने पढ़े थे, इसी के बारे में एसडीजी को वैश्विक से स्थानीय स्तर पर ले जाना इसका लक्ष्य है। सतत विकास संयुक्त राष्ट्र के उच्च स्तरीय राजनीतिक मंच जो है आपके, उनके बारे में हमको जानना था इसमें। तो ये जानते हैं क्या है। HLPF की स्थापना 2012 में हुई है। ठीक है, सतत विकास Rio+20, सतत विकास कहाँ से आया? Rio+20। कब? द फ्यूचर वी वांट भी ध्यान रखना है। ये 2012 में सतत विकास जो Rio+20 सम्मेलन हुआ था उसमें इसको शामिल किया गया था। यह संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के परिणाम दस्तावेज द्वारा अनिवार्य किया गया। HLPF सतत विकास पर मुख्य संयुक्त राष्ट्र क्या है? मंच है ये। सतत विकास पर जो मुख्य संयुक्त राष्ट्र है उसका मंच है HLPF, और वैश्विक स्तर पर सतत विकास लक्ष्यों के लिए 2030 एजेंडा की अनुवर्ती और समीक्षा में इसकी केंद्रीय भूमिका है। तो ये दूसरा कथन था। आगे है, फोरम जो है 8 दिनों के लिए आर्थिक सामाजिक परिषद के तत्वावधान में वार्षिक रूप से बैठक करता है। किसके लिए? आर्थिक सामाजिक परिषद के तत्वावधान में वार्षिक रूप से बैठक करता है। कब? कितने दिन के लिए? 8 दिन के लिए, जिसमें 3 दिवसीय मंत्री स्तरीय खंड होता है, ये भी ध्यान रखना है।
और प्रत्येक 4 साल में 2 दिनों के लिए महासभा के तत्वावधान में राज्य प्रमुखों और सरकार के स्तर पर शामिल होते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 8 दिनों की जो बैठक होती है उसमें 3 दिन कौन सा है, 3 दिन का मंत्री स्तरीय खंड होता है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। और हर 4 साल में होता है ये भी ध्यान रखना, ठीक है। फोरम ने स्थायी विकास आयोग की स्थापना कब हुई थी, 1993 में हुई थी। और ये जो फोरम है HLPF, इसका गठन हुआ है 2012 में। तो ये स्थायी विकास आयोग के जगह पे फोरम का गठन किया गया अभी, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन है चुशुल। चुशुल जो कभी हाल ही में चर्चा में रहा है, खबर में दिखाई देती है, अपनी सीमा निम्न में से किस देश के साथ साझा करती है। तो चुशुल जो है ये भारत और चीन के बीच में है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, भारत और चीन के बीच में है ये। अब देखते हैं इसको। भारत और चीन के बीच कमांडर स्तरीय वार्ता में पूर्वी लद्दाख में चुशुल बॉर्डर पोस्ट पर शुरू हुई है। पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में चुशुल बॉर्डर पोस्ट पर यह वार्ता शुरू हुई भारत और चीन के बीच में, ठीक है। यह जून से भारतीय सेना चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के बीच चौथे दौर की वार्ता है। ध्यान रखना, भारतीय सेना और चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के बीच में चौथे दौर की वार्ता है। सेना के सूत्रों ने कहा कि वार्ता मुख्य रूप से वास्तविक नियंत्रण रेखा मतलब LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, के साथ घर्षण बिंदु पर विघटन के दूसरे चरण पर केंद्रित है। घर्षण बिंदु क्या है, अरे जो दोनों सीमाओं का एक क्षेत्र है उसको घर्षण इसमें कहा गया है, ठीक है। चलिए ये आपको समझ में आया। अगला देखते हैं, विश्व वन्य जीव अपराध रिपोर्ट 2020 हाल ही में जारी किया गया है। तो इसको कौन जारी कर रहा है, ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय ने जारी किया। इसे ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र जो कार्यालय है उसने जारी किया है, विश्व वन्य जीव अपराध रिपोर्ट जारी किया है। ट्रैफिक नहीं जारी किया, इसको जारी किया ड्रग्स राष्ट्र कार्यालय ने, ठीक है। आइए देख लेते हैं क्या है। यूएन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम ने हाल ही में अपनी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट जारी की है। किसने, यूएन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम ने जारी की वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट, ठीक है। रिपोर्ट में क्या प्रकृति और जैव विविधता के लिए वन्य जीवों की तस्करी का खतरा बताया गया है। इस रिपोर्ट में प्रकृति और जैव विविधता के लिए वन्य जीवों की तस्करी का खतरा बताया गया है। इसने रेखांकित क्या किया है कि जंगली प्रजातियों की तस्करी, उनकी कसाई खाना मतलब मारना, कसाई खाना बोला गया यहाँ पे, मारने से मतलब है, ठीक है, उसकी अवैध बिक्री, जानवरों ने से मनुष्यों में होने वाली जूनोटिक बीमारियों के संचरण को बढ़ा दिया है, ठीक है। आगे ये भी कहा गया है इसमें कि रिपोर्ट के अनुसार 2014 और 18 के बीच में पेंगुलिन्स के बारे में हम आपको बताएंगे। यहाँ पेंगुलिन कहाँ पाए जाते हैं, पेंगुलिन्स आपको अगर देखने हैं तो सबसे ज़्यादा आपको कहाँ मिलेंगे, बुंदेलखंड रीजन्स के जो बीहड़ वाले इलाके हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं पेंगुलिन्स, ठीक है। तो इनका यूज किस में होता है, इनका यूज दवाओं में किया जाता है, ठीक है। तो इनकी बहुत बड़ी तस्करी, बहुत बड़े स्तर पे इनकी तस्करी हो रही है, ये आपको ध्यान रखना है। और इनकी तस्करी चाइना को होती है सबसे ज़्यादा, चाइना और जापान में, ठीक है। जंगली क्या है, ये जंगली स्तनधारी है कौन, पेंगुलिन। उनके तराजू की जब्ती में 10 गुना वृद्धि हुई। मतलब तराजू की जब्ती बोले तो जो 14 से 18 के बीच में, 14 में अगर मान लीजिए एक पेंगुलिन की तस्करी होती थी तो 18 में आके वही 10 की तस्करी होने लग गई है, ठीक है। तराजू की जब्ती में 10 गुना वृद्धि। आप इतना मत सोचिए, सिर्फ इतना सोचिए कि इनके जो तस्करी में 14 से 18 के बीच में 10 गुना वृद्धि हुई है, ठीक है। जानवरों को हाल ही में उन रिपोर्टों का वशीकरण किया गया और जो उन्हें उपन्यास कोरोना वायरस SARS-CoV-2 के उद्भव से जोड़ते हैं जो कोविड-19 रोग का कारण बनता है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में यह वर्णन किया गया कि मानव जाति के लिए जंगली प्रजातियों का कितना उपयोग किया गया है जिसके लिए वह दुनिया भर में तस्करी कर रहे हैं, ठीक है। 2014 से पेंगुलिन जो है बरामदगी में एक उछाल आया है। अब इस पर कुछ काम किए जा रहे हैं, जो देखा जा रहा है, दिखाई भी दे रहा है कि अब इनमें काम हो रहा है, इनकी तस्करी को रोकने का प्रयास किया जा रहा है, ठीक है। चलिए
आगे अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्या विचार करना है कि भारत में विकलांग व्यक्तियों की श्रेणी सामाजिक रूप से भी पिछड़ी हुई है। सही बात है, भारत में विकलांग व्यक्तियों की जो श्रेणी है वो सामाजिक रूप से भी पिछड़ी हुई है, ये तो सही बात है। ठीक है। दूसरा है वो सार्वजनिक रोजगार शिक्षा में अनुसूचित जाति जनजाति के उम्मीदवारों के रूप में छूट के समान लाभ के हकदार हैं, ये भी सही है। ठीक है, तो इसके दोनों स्टेटमेंट सही हैं। चलिए अब इसके बारे में देख लेते हैं क्या है, ये क्यों ऐसे चर्चा में आ गया। तो पहले से ही ऐसा है, तो चर्चा में क्यों है। सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में पुष्टि की विकलांग व्यक्ति भी सामाजिक पिछड़े हैं। इसमें एक केस है, क्या नाम है इनका, नाम है अनमोल, अच्छा दिया गया है अनमोल भंडारी है। ठीक है, इनका केस है। तो सर्वोच्च न्यायालय क्या कहा कि एक महत्वपूर्ण फैसले में पुष्टि की है कि विकलांग व्यक्ति जो है वो सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं। इसमें दिव्यांगजन ने जिस निर्णय पर प्रकाश डाला है, कहा गया है कि अनुसूचित जात जनजाति के उम्मीदवारों को सार्वजनिक रोजगार शिक्षा में छूट के समान लाभ के हकदार हैं। कौन? दिव्यांगजन। ठीक है, दिव्यांगजन जो है एससी और एसटी उम्मीदवारों को जो सार्वजनिक रोजगार शिक्षा में जो छूट मिलता है उनके समान ये भी हकदार हैं। कौन? दिव्यांगजन लोग। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, एससी और सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने अनमोल भंडारी बनाम दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, ये केस है अनमोल भंडारी और अनमोल भंडारी बनाम दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी है। इस रिपोर्ट में क्या हुआ कि सर्वोच्च न्यायालय क्या है, उच्च न्यायालय के 2012 का जो मामला रहा है किया सुप्रीम क्या इस मामले में करार रखा है। किसका केस? अनमोल भंडारी और दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी का। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए इसको, और समझे भी होंगे। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको अगर कोई वीडियो अपलोड होती तो आपको आपके पास सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन पहुंचेगा। और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, आप अपने दोस्तों की भी मदद करें पढ़ने में, उनको भी पढ़ने में हेल्प होगी इससे। ठीक है, तो आप नमस्कार दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।